Hello students, welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Political Science Chapter 2 and the topic is Secularism and the Indian Constitution. धर्मनिरपेक्षवाद और भारतीय संविधान. In this chapter you will learn about the importance of separating state and religion, about Indian secularism and how secularism promoted through fundamental rights. अर्थात इस अध्याय में हम राज्य को धर्म से अलग रखने के महत्व पर चर्चा करेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद पर चर्चा करेंगे और मौलिक अधिकारों के द्वारा धर्मनिरपेक्षवाद के बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे. वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म. भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है धर्मनिरपेक्षवाद. Even though the term secular was not mentioned initially, our constitution was always secular in spirit. हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान के निर्माण के शुरुआती चरण में शामिल नहीं किया गया था, फिर भी भारत के संविधान की आत्मा में धर्मनिरपेक्ष शब्द सदैव से बसा हुआ है. In this chapter we will understand how the Constitution of India helps to retain a secular character of the Indian Union. इस अध्याय में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान कैसे भारतीय संघ को एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करने में मदद करता है. तो नाउ कम टू द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. ये अर्थात धर्मनिरपेक्षवाद क्या है. रिलीजन प्लेज ए की रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल एंड व्हेन रिलीजन शेक्स हैंड विथ पॉलिटिक्स इट कैन गिव वे टू डेंजरस सिचुएशन. धर्म लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब धर्म राजनीति के साथ हाथ मिला ले तो एक बहुत ही विकट परिस्थिति या खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसका हम श्रीलंका का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. श्रीलंका में बहुत से नस्लीय समूह के लोग रहते हैं जिनमें सिंहली, तमिल, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं. द सिंहलीज फॉर्म द मेजोरिटी विथ नियरली 74% पॉपुलेशन, द तमिल्स नियरली 18%, द मुस्लिम्स 7% एंड क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटीज 1%. श्रीलंका में सिंहली समुदाय की संख्या सबसे ज़्यादा है 74%, तमिल लगभग 18%, मुस्लिम 7% और क्रिश्चियन तथा अन्य समुदाय 1%. सिंहलियों का धर्म बुद्धिज्म है और तमिलों का धर्म हिंदुइज्म है. अर्थात सिंहली बौद्ध धर्म मानते हैं, तमिल हिंदू धर्म, मुस्लिम इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाईयत मानते हैं. श्रीलंका की सरकार ने सिंहलियों की संख्या को देखते हुए उन्हें खुश करने के लिए 1956 ईस्वी में सिंहला भाषा को वहाँ की राजकीय भाषा घोषित कर दिया और कुछ वर्षों के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया. इससे वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय तमिलों में असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया. फलस्वरूप श्रीलंका में बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध चला. अब वहाँ की सरकार धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है. श्रीलंका में जब राजकीय धर्म बुद्धिज्म है तो अन्य देशों जैसे पाकिस्तान में इस्लाम है, इटली और ब्राज़ील में क्रिश्चियनिटी है. लेकिन भारत में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक होने के बावजूद हिंदू धर्म भारत का राजकीय धर्म नहीं है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. इंडिया ए सेकुलर नेशन, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. इन 1976 द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया. अब धर्मनिरपेक्ष
का अर्थ क्या है? ए सेकुलर इंडिया मीन्स दैट देयर इज नो स्टेट रिलीजियन, यानी धर्मनिरपेक्ष भारत का अर्थ यह हुआ कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सेपरेशन ऑफ रिलीजियन इन स्टेट, तो आखिर धर्म को राज्य से अलग रखने का कारण क्या है? इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन इन स्टेट हैज़ बीन डन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। तो उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, अर्थात व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड दैट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेज। अर्थात हमारे संविधान ने ये फैसला किया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकेंड, प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, अर्थात राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना। ए डेमोक्रेटिक नेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड कीपिंग दिस इन माइंड ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। एक लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक राष्ट्र समानता के सिद्धांत पर काम करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एंड नाउ कम टू द टॉपिक इंडियन सेकुलरिज्म। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? द कंट्री ऑफ इंडिया वर्क्स इन वेरियस वेज टू मेंटेन इट्स सेकुलर नेचर। भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बहुत काम किया है। सम की फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म आर लिस्टेड हियर। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नो रिलीजियस ग्रुप कंट्रोल्स द इंडियन स्टेट और गेट सपोर्ट फ्रॉम इट, यानी भारत का कोई भी धार्मिक समुदाय भारतीय राज्य को नियंत्रित नहीं करता है और न ही भारत से कोई, न ही वहाँ के राज्य से कोई समर्थन हासिल करता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के बढ़ावा देने या प्रचार प्रसार करने के लिए उसे किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता है। कर देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाता है। ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स इज टू बी फॉलोड, विच मीन्स दैट द इंडियन स्टेट शैल नॉट इंटरवीन इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेज एंड रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस। हमारे देश में धार्मिक मामले में दखल नहीं देने का नीति अपनाया गया, अर्थात यहाँ का राज्य, भारत सरकार किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फॉर दिस पर्पज सम एक्सेप्शंस आर मेड, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइनॉरिटी कम्युनिटीज सच एज द मुस्लिम, पारसीज और एंड द क्रिश्चियंस हैव देयर ओन प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैरिज। कुछ मामलों में, जैसे कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स, पारसी और क्रिश्चियन, इनकी शादी, तलाक और उत्तराधिकार तथा पारिवारिक मामले कुछ अलग ढंग के हैं। इस वजह से टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज कम्युनिटीज, इन समुदायों को उचित आदर देने के लिए दे आर अलाउड टू फॉलो पर्सनल लॉज, ये कुछ अपना व्यक्तिगत कानून भी मान सकते हैं। इसकी अनुमति हमारे संविधान के द्वारा इन्हें दी गई है। ऑफ टू देयर कम्युनिटीज इन दीज मैटर्स, यानी ऐसे मामलों में इन्हें कुछ छूट दिया गया है। यह हमारे देश की धर्मनिरपेक्षवाद का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। थ्रू द फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑल इंडिविजुअल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। हमारे देश में मौलिक अधिकार और किसी भी धर्म या सांस्कृतिक या शैक्षणिक अधिकार को मान्यता दिया गया है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। हमारे देश में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी दी गई है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स विच इंश्योर द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी मौलिक अधिकार सबसे आधारभूत मानव अधिकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। द फंडामेंटल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का मूल आधार है मौलिक अधिकार। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइट्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट अब द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइट्स यानी इन अधिकारों की विशेषता क्या है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दे प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग यानी मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को सर्वांगीण विकास का माहौल प्रदान करता है। दिस राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। यह अधिकार व्यक्ति को अन्यायपूर्ण भेदभाव से रक्षा करता है। दे एक्ट एज ए चेक ऑन द आर्बिट्रेरी पावर्स एंड एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यह अधिकार सरकार के मनमाने अधिकार पर रोक लगाता है। दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यह अधिकार कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल है यानी कानून ये बाध्यकारी है, कानून के समक्ष इसे मानना आवश्यक है। यदि उसके अधिकारों, व्यक्ति के अधिकारों का कोई हनन करता है तो व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकार की रक्षा के लिए जा सकता है। दे रिवील द अंडरलाइंग कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी एज ऑल सिटीजन्स आर गिवन द सेम फ्रीडम इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस, सोशल स्टेटस और कास्ट। यह अधिकार यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति को समानता का हैसियत प्रदान करता है। They have helped to frame legislations to abolish untouchability in Indian society. मौलिक अधिकार के द्वारा भारतीय समाज में छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट 6 फंडामेंटल राइट्स। भारत के हर नागरिक को संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो इस प्रकार है। राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज संवैधानिक उपचार का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नाउ आई विल एक्सप्लेन these rights one by one. Right to equality अर्थात समानता का अधिकार क्या है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर सोशल लिविंग। समानता का जो अवधारणा है वो हमारे सामाजिक जीवन का एक मूल आधार है। हेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड टू ऑल इट्स सिटीजन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसलिए भारत के संविधान ने हमारे सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है अर्थात कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे। इक्वलिटी इन प्रोटेक्शन बाय लॉ विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट। यहाँ किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा। हालांकि इस नियम के समानता के सिद्धांत के 2 अपवाद हैं।
द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर वीमेन। समानता का सिद्धांत होते हुए भी हमारा संविधान महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज और द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। भारतीय राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और इस प्रावधान के तहत इन लोगों को नौकरियों में और विधायिका में आरक्षण दिया गया है। कम टू द सेकेंड राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस राइट इज ए क्लस्टर ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता दिए गए हैं। वो इस प्रकार हैं: फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सभा करने का अधिकार। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, किसी भी तरह का संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, भारत के समस्त भारत में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग में बसने या रहने की आज़ादी। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस, किसी भी तरह के व्यापार, व्यवसाय या पेशा चुनने का अधिकार। तो while enjoining these freedoms, care should be taken that it does not hamper the larger interest of the nation and people. इन स्वतंत्रता का उपभोग करते समय हर व्यक्ति को या समुदाय को या सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी बड़े समुदाय या किसी दूसरे लोगों का हित प्रभावित न हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये प्रावधान किए गए हैं कि अंडर दिस राइट वी फाइंड प्रोविजंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ, ये रोकता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें रोकता है किससे? बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कोई नहीं रख सकता। स्लावरी, दास्ता या गुलामी किसी से नहीं करवाया जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ इंगेजिंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और अदर हैजार्डस ऑक्यूपेशन, यानी मानव की तस्करी नहीं की जाएगी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने या खनन उद्योग और अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इंडिया हैज अडॉप्टेड द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि भारत ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद के सिद्धांत को अपनाया है, तो देयर इज नो स्टेट रिलीजन, इसलिए राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नाइदर डज द स्टेट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन, नहीं राज्य किसी खास धर्म का पक्ष लेगा। पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन इन द वेज दे डीम फिट, यानी लोग जैसा चाहें अपने धर्म के हिसाब से वो धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। पीपल कैन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन, लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। एवरी रिलीजन इज फ्री टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेज, टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स एंड टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी चल और अचल संपत्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। पीपल इन आवर कंट्री नॉट ओनली फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस बट ऑल्सो स्पीक वेरियस लैंग्वेजेज एंड फॉलो डिफरेंट स्क्रिप्ट, हमारे देश में लोग न केवल विभिन्न धर्म को मानते हैं बल्कि
विभिन्न भाषा भी बोलते हैं, एंड फॉलो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, और विभिन्न लिपियों का प्रयोग करते हैं। सम ऑफ द ग्रुप्स आर लार्ज इन नंबर, इसमें से कुछ बड़ी की संख्या बहुत बड़ी है, वाइल अदर एग्जिस्ट इन माइनॉरिटी, और जबकि कुछ कम संख्या में अल्पसंख्यक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज सर्टेन राइट्स टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। तो भारत का संविधान भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को ये अधिकार प्रदान किया है कि वे अपने खास या विलक्षण भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकें। ये भारत के संविधान के द्वारा उन्हें अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। दे हैव द फ्रीडम टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस पर्पस, और इस उद्देश्य के लिए वे अपना अलग शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हेल्प टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग द माइनॉरिटीज एंड ए बॉन्डिंग विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी इस अधिकार के द्वारा द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हेल्प, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, उनमें एक सुरक्षा की भावना, यानी अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने का भावना विकसित करता है। एंड बॉन्डिंग विद द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, इससे उन्हें देश के या राष्ट्र के या राज्य के अन्य समुदाय के साथ, अन्य जनसंख्या के साथ जुड़ने में मदद करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस सर्टेन राइट्स, हमें पता है कि भारतीय संविधान हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है। बट व्हाट कैन सिटीजन डू इन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन दीज राइट्स, लेकिन यदि किसी नागरिक के अधिकार का कोई हनन करे तो नागरिक क्या करे? विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, बिना कारण बताए अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होने लगे तो क्या किया जाए? सपोज ए पर्सन वांट्स टू सेटल इन अनदर पार्ट ऑफ इंडिया बट द गवर्नमेंट imposes restrictions on such a movement without offering any explanation, then what can be done? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग में बसना चाहता है, लेकिन सरकार बिना कारण बताए उसे वहां बसने से रोकती है, तो क्या किया जाए? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पर्सन हैज द राइट टू मूव द कोर्ट। तो भारत का संविधान उस व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह न्यायालय का रुख करे, वो अदालत में जाकर अपनी बात रख सकता है। द कोर्ट में चेक अपॉन सच पिटिशंस एंड इशू स्पेशल ऑर्डर्स टू द गवर्नमेंट। जांच पड़ताल के बाद न्यायालय सरकार को नोटिस दे सकती है और कारण पूछ सकती है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज सेफगार्ड्स अदर फंडामेंटल राइट्स एंड गारंटीज अगेंस्ट इन्फ्रिंगमेंट ऑफ दीज राइट्स बाय द गवर्नमेंट। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फंडामेंटल ड्यूटीज। अब भारत के संविधान में यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, इसके साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हेल्प मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू डेवलप एंड यूज देयर टैलेंट्स एंड क्वालिटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। यानी मानव अधिकार और मौलिक अधिकार पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उनकी अपनी प्रतिभा एंड क्वालिटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। यानी मानव अधिकार और मौलिक अधिकार पुरुष, महिला और बच्चों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का मौका प्रदान करता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर ऑल्सो सर्टेन ड्यूटीज। तो इस प्रक्रिया में अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुछ कर्तव्य पालन करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। दैट वन मस्ट अबाइड, यानी मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जिससे हर नागरिक बंधा हुआ है। दीज आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, इसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट। भारत के संविधान
में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। यानी संविधान के निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था, इसे 1976 में जोड़ा गया। द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर दीज। तो मानव अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है, जो इस प्रकार है। अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के हर नागरिक को भारत के संविधान को मानना आवश्यक है, यानी अबाइड है। अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टिंग इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, इसके जो संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, इनका आदर करने के लिए हर नागरिक बाध्य है। चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं उनका आदर करना, उन आदर्शों के प्रति आदर भाव प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा करना और जब आवश्यक हो और जब उन्हें बुलाया जाए तो देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रमोटिंग हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपसी सौहार्द और भाईचारा की भावना को बढ़ाने का कर्तव्य हर नागरिक का है। एमंग ऑल इंडियंस ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, अर्थात महिलाओं का जो प्रतिष्ठा है उस पर आँच नहीं आने देना चाहिए। हमें धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और अन्य विविधताओं एंड रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेज डेरोगेटरी, और हमें महिलाओं के प्रति भेदभाव का जो प्रचलन है उसे त्यागना है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग मोनूमेंट्स, हमारे देश में अनेक प्रकार के मोनूमेंट्स हैं, यानी स्मारक बने हुए हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी मूल्यों की रक्षा करना, और हमारे देश में जो रिच हेरिटेज है, धरोहर, जैसे लाल किला, ताजमहल, ये हमारे राष्ट्र के धरोहर है, इनकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण को सुधारना और उनकी रक्षा करना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे जंगल, झील, नदियाँ, वन्य जीव, इनकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और सभी जीवों, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी हमें प्यार दर्शाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, अर्थात वैज्ञानिक अप्रोच, यानी वैज्ञानिक अप्रोच को हमें विकसित करना चाहिए, मानववाद का बढ़ावा देना चाहिए, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सुधार यानी सतत सुधार के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्यूरिंग वायलेंस, हमें सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना चाहिए और हिंसा रोकना चाहिए। स्ट्राइविंग टुवार्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइजेज टू ग्रेट हाइट्स, यानी देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें हर क्षेत्र में, यानी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलाप के द्वारा, जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो,
ऐसा काम हर नागरिक को करना चाहिए। एंड नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य के महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य का महत्व। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फ्यूज ए फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड ब्रदरहुड इन ऑल इंडिविजुअल्स टू डेडिकेट देमसेल्फ टू द काउज ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही है। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फ्यूज ए फीलिंग, तो ये मौलिक कर्तव्य हर नागरिक में देशभक्ति और भाईचारा की भावना विकसित करता है। इससे व्यक्तियों में राष्ट्र के हित के लिए समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। रेस्पेक्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रिजर्विंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इट्स कल्चरल हेरिटेज, प्रोटेक्टिंग इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी आर सम ऑफ द cardinal duties which every citizen of the country must perform to contribute towards the accomplishment of national goals and objectives, यानी राष्ट्र का जो लक्ष्य है, राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए हर नागरिक को भारत के सभी राष्ट्रीय संस्थाओं की रक्षा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, एकता और अखंडता को संरक्षित करना चाहिए, राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं करना चाहिए। यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है यानी सांस्कृतिक धरोहर है उनकी रक्षा करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना चाहिए, यानी वैज्ञानिक सोच विकसित हो जिससे देश तरक्की करे। सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी राष्ट्र के जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये कुछ हमारे हर नागरिक के कर्तव्य हैं जिसके पालन करने से देश आगे बढ़ेगा। दिस ड्यूटीज आर हाउएवर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हालांकि ये जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये कानून के द्वारा बाध्यकारी नहीं है, फिर भी राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। जब संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए हैं और अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। राइट्स इनेबल अस टू स्टैंड डिग्निफाइड इन द सोसाइटी, यानी जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उससे हमें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। वेयर एज ड्यूटीज फैसिलिटेट ए स्मूथ सोशल इंटरेक्शन, जबकि मौलिक कर्तव्य के द्वारा हमें समाज के सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलता है। एंड डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मौलिक कर्तव्य के द्वारा हर नागरिक में जवाबदेही की भावना विकसित होती है। राइट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस वुड बी मीनिंगलेस, अर्थात बिना दायित्व का, बिना कर्तव्य पालन का अधिकार अर्थहीन है। यानी व्यक्ति को केवल अधिकार ही दे दिए जाए और कर्तव्य पालन न कराया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। टुगेदर द राइट्स एंड ड्यूटीज हेल्प अस टू लिव हार्मोनियसली एंड कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स नेशनल प्रोग्रेस। टुगेदर द राइट्स एंड द ड्यूटीज, इस तरह अधिकार और कर्तव्य हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने में मदद करता है। एंड कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स नेशनल प्रोग्रेस, और राष्ट्र की राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देता है। I think you will have understood the concept of the topic. We will meet in next video. Till then, bye.